नमस्कार दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने वाले हम जालोर के चौहान राजवंश। जालोर का क्या इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान राजवंश को देखा था। और स्टार्ट करते हैं जालोर के चौहान राजवंश। तो जालोर के जो चौहान हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोनगरा चौहान कहते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि जालोर के जो चौहान हैं वो सोन पहाड़ी पर रहते थे। और सोन पहाड़ी जो है उस पर दुर्ग का नाम था सुवर्णगिरी दुर्ग। और सोन पहाड़ी पर था सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दुर्ग था। इस कारण यहाँ के चौहानों को हम क्या कहते हैं, सोनगरा चौहान कहते हैं। यहाँ का जो संस्थापक था, सोनगरा चौहानों का जो संस्थापक वो था कीर्तिपाल, जो 1181 में जिसने जो है सोनगरा चौहानों की जो है जालोर में शाखा की स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करें तो आशापुरा माता जो है वो इनकी कुल देवी है और जो कि जालोर मंदोरा जालोर में पड़ता है। संस्थापक हमने देख लिया कीर्तिपाल, 1181 से 1182 में ये जालोर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक हैं। और अगर बात करें कि जालोर का नाम जालोर कैसे पड़ा, तो यहाँ पर जो है जबाली ऋषि जो है वो तपस्या करते थे। और जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको प्राचीन नाम जो है जालोर का क्या था, जबालीपुर नाम था। और जबालीपुर नाम के साथ हम ध्यान रखना है कि यहाँ पर जाल के वृक्ष जो हैं वो अधिकता में पाए जाते हैं। इस कारण से इस स्थान का नाम जो है जालोर पड़ा। आशापुरा माता जो है वो बिस्सी जाति की भी कुल देवी है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलहण देव के पुत्र थे कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल जो चौहान हैं वो आपके सोनगरा हो जाएंगे। और 1181 में ये क्या करते हैं, जालोर में सोनगरा की स्थापना करते हैं, यानी कि शाखा का स्थापना करते हैं। चौहान की शाखा है क्योंकि इससे पहले आलहण देव चौहान थे। और फिर जैसे ये जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग की स्थापना करते हैं तो ये यहाँ पर जो इनका नाम जो है क्या हो जाता है, सोनगरा हो जाता है। आगे पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे, क्या स्टोरी रही है। इनके पुत्र होते हैं समर सिंह। और समर सिंह जो है उनकी पत्नी थी लीला देवी। लीला देवी जो है वो गुजरात के भीम सिंह की क्या थी, पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं उदय सिंह। उदय सिंह जो है वो एक युद्ध करते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद से। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट है, थोड़े से याद रख सकते हैं आप। बाकी मेन कहानी हम पढ़ेंगे कान्हड़ देव और वीरम देव की, क्योंकि इन्हीं की जो है हिस्ट्री है और इन्हीं का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चचिक देव आते हैं। चचिक देव के बाद जो है सामंत सिंह आते हैं और सामंत सिंह के पुत्र होते हैं कान्हड़ देव। तो कान्हड़ देव के बारे में हमें पढ़ना है। तो कान्हड़ देव का जो शासनकाल है वो 1305 से 1311 ईस्वी तक का रहा है। और कान्हड़ देव जो है इनका युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलची से। अलाउद्दीन खिलची से युद्ध होने का कारण जो है वो माना जाता है गुजरात अभियान। तीर्थकल्प जो हैं जिनभद्र सूरी द्वारा लिखित तीर्थकल्प, उसके अनुसार जो ये माना जाता है कि जो गुजरात अभियान अलाउद्दीन खिलची ने किया था सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, तो पहले तो कान्हड़ देव क्या करते हैं, कान्हड़ देव वीरम देव पहले तो अलाउद्दीन खिलची को रास्ता नहीं देते हैं जाने का। और जब वो आते हैं लूट करके तो फिर उनको जो उनसे युद्ध करते हैं और लूटा हुआ सारा धन ले लेते हैं। शिवलिंग के जो टुकड़े थे वो भी लेकर जो है अलग अलग मंदिरों में स्थापित करवा देते हैं कान्हड़ देव। और इनको जो है बहुत ज़्यादा तरीके से इनकी सेना को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो एक कारण ये भी था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलची 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलची क्या करता है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में क्या करता है, सेना भेजता है युद्ध करने के लिए। लेकिन ये जो आइन उल मुल्क मुल्तानी जो था वो थोड़ा सा बोलने में एक्सपर्ट था। तो ये क्या करता है कि युद्ध किए बिना ये क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और ये एक सम्मानजनक संधि मानी जाती है जो 1305 में हो जाती है अलाउद्दीन खिलची और कान्हड़ देव के मध्य। ठीक है, और इसके अनुसार क्या होता है कि कान्हड़ देव का जो पुत्र थे वीरम देव, उनको अलाउद्दीन ये आइन उल मुल्क मुल्तानी जो है वो अलाउद्दीन खिलची के दरबार जो है दिल्ली दरबार, वहाँ पर भेज देता है।
और एक संधि हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, तो फिर इसके बाद भी युद्ध होता है, तो उसके कुछ कारण हैं वो हम देखते हैं। तो पहला कारण तो आपका यही है कि गुजरात अभियान। तीर्थकल्प में जो जिनभद्र सूरी की बुक है तीर्थकल्प, उसमें ये वर्णन मिलता है कि गुजरात अभियान जो है उसके कारण ये युद्ध हुआ है। दूसरा हम देखें तो तारीख़ फरिश्ता जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने बुक लिखी है, ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के राजपूतों को ललकारा था। भाई ये संधि हो जाती है, उसके बाद जो युद्ध हुआ उसका कारण हम ये मान सकते हैं कि जब कानड़देव वीरमदेव जब दिल्ली दरबार में उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इनको राजपूतों को युद्ध के लिए ललकारता है कि ऐसा कोई राजपूत शासक नहीं बचा जो मुझसे युद्ध कर सके। तो ऐसे में वो जो है कानड़देव जो है वो वहाँ का जो है राज छोड़कर और वापस अपने जो है जालोर आ जाते हैं। एक कारण ये माना जाता है। वीरमदेव व फिरोजा की प्रेम कहानी। भाई जब वीरमदेव कानड़देव अपने पुत्र वीरमदेव को जो है दिल्ली दरबार में भेज देते हैं, तो वहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा वो जो है वीरमदेव से क्या करने लग जाती है, प्रेम करने लग जाती है। लेकिन वीरमदेव जो है इसको स्वीकार नहीं करते हैं और वो वहाँ से आ जाते हैं, और ये भी एक कारण माना जाता है युद्ध का। आगे हम पूरी इसकी हिस्ट्री देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, क्या स्टोरी रही है वीरमदेव फिरोजा की, क्या स्टोरी रही गुजरात अभियान की, लेकिन वो लास्ट में हम देखेंगे। अभी हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपके सही हो सके। नैनसिरी ख्यात जो जिसके रचयिता थे मोहनोद नैन सिंह, और कान्हड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखी है, इन दोनों बुक में ये वर्णन मिलता है कौन सा, प्रेम प्रसंग वाला, कि इनका जो है फिरोजा के साथ प्रेम प्रसंग था। फिरोजा इनसे शादी करना चाहती थी वीरमदेव से, लेकिन वीरमदेव क्या कर देते हैं, मना कर देते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके संबंध में एक दोहा भी आता है वीरमदेव का, कि जब वीरमदेव से प्रेम फिरोजा की शादी करने के लिए बात कही जाती है, तो वीरमदेव एक दोहा कहते हैं कि मामो लांजे भांजिया कुल लांजे चौहान, मैं जो परनो तुरकड़ी तो उल्टो होगे भान। यानी कि अगर मैं मुस्लिम फिरोजा से शादी करता हूँ तो मेरे मामा जो भाटी है उनकी जो है वो लज जाते हैं। मामा लाजे भांजिया कुल लाजे चौहान, और मेरा जो कुल चौहान है वो भी लज्जित होता है। और मैं अगर इस तुरकड़ी से शादी करता हूँ, मैं जो परनो तुरकड़ी तो उल्टा हो गए भान, तो सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम नहीं होकर पश्चिम से पूरब उग जाएगा, तो ऐसा संभव होगा। ये एक दोहा जो है दिया था वीरमदेव के संबंध में, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कानड़देव और वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच में युद्ध होता है। सिवाना का अभियान 1308 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी करता है और सिवाना दुर्ग को जो है वो जीतता है। तो सिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की क्या मानी जाती है, कुंजी मानी जाती है, कि जब तक आप सिवाना दुर्ग को नहीं जीतते जालोर दुर्ग को नहीं जीत सकते। तो सिवाना दुर्ग को हम क्या मानते हैं, क्या माना जाता है, जालोर दुर्ग की कुंज माना। जिस प्रकार से हमने रणथंभौर का पढ़ा था, रणथंभौर में जो जैन दुर्ग था उसको रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी माना जाता था, इसी प्रकार से सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता था। तो ये जालोर दुर्ग की कुंजी हो जाएगी सिवाना। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक सरदार होते हैं भावला सरदार, वो क्या करता है कि वो विश्वासघात करता है, और वो यहाँ पर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में एक कुंड होता है मामदेव कुंड, जिससे जो है सारे दुर्ग के जितने भी लोग हैं वो सारे पानी पीते थे। लेकिन ये क्या करता है कि भावला सरदार उस कुंड में, मामदेव कुंड में क्या मिला देता है, गोरक्त मिला देता है। गोरक्त मिला देता है जिससे क्या होता है कि सारे जो है पानी की समस्या होती है, और इसके कारण वो क्या करते हैं कि सारे सरदार वहाँ से निकलते हैं केसरिया बाना पहनकर, और वो युद्ध के लिए दुर्ग से बाहर आ जाते हैं। तो ये कारण था यहाँ पर कि जो भावला सरदार है वो यहाँ पर विश्वासघात कर लेता है। तो हर जगह यहाँ पर जो जितने भी युद्ध हुए वहाँ पर किसी न किसी ने क्या किया है, विश्वासघात किया है, तभी जो है हम हारे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस दुर्ग को
और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कुमुठ दुर्ग भी इसको कहा जाता है, कुमुठ दुर्ग। और हल्देश्वर पहाड़ियों पर ये स्थित है, 56 की पहाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो दुर्ग है ये मारवाड़ के जितने भी राजा हैं उनकी शरण स्थली इसको कहा जाता था, कि जितने भी मारवाड़ के शासक है वो युद्ध के समय कहीं शरण लेने आते थे तो वो सिवाना का दुर्ग है। इसके जो किलेदार थे इस युद्ध के समय वो थे शीतल देव चौहान और सातल देव चौहान। तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इसका नाम परिवर्तित कर देता है और इसका नाम क्या रख देता है, खैराबाद रख देता है। तो सिवाना के दुर्ग का नाम क्या रख देता है, खैराबाद रख देता है। और कमालुद्दीन गुर्ग जो है उसको यहाँ का क्या बना देता है, रक्षक बना देता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है सिवाना दुर्ग के बारे में। अब जैसे सिवाना दुर्ग को वो जीत जाता है तो उसके बाद क्या करता है कि जालोर की तरफ वो बढ़ता है और जालोर की तरफ वो आक्रमण करता है। लेकिन जालोर दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जालोर दुर्ग के जो किले की जो दीवार हैं, जो दरवाज़ा है, उसको भेदना असंभव था। तो फिर क्या करें, तो अलाउद्दीन खिलजी 1311, देखो 1308 में सिवाना युद्ध जीत लिया, लेकिन 1311 तक वो क्या रहता है, यहीं पर डेरा डालेकर बैठा रहता है, वो जीत नहीं पाता है जालोर दुर्ग को। अब क्या होता है कि यहाँ पर भी विश्वासघात करते हैं, और विश्वासघात करने वाले थे दहिया सरदार बीका जो है वो विश्वासघात यहाँ पे करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करते हैं दहिया सरदार बीका कि जो जालोर का दुर्ग था उसमें एक हिस्सा ऐसा था जो मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन वो बाहर से पहचान में नहीं आता था। तो ये क्या करते हैं कि वो जो हिस्सा है मिट्टी से बना, ये जो राज है, ये राज जो है अलाउद्दीन खिलजी को बता देते हैं। तो ये विश्वासघात करते हैं और ये क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के एक भाग का मिट्टी से बने होने का जानकारी ये दे देते हैं। अब मिट्टी से बना एक भाग है तो उसको पता कैसे लगाए, तो इसके लिए क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी कि सभी जो आसपास के गांव हैं उनसे जो है राई खरीदता है, और राई को क्या करता है, राई खरीदता है और चारों तरफ, दुर्ग के चारों तरफ बिखेर देता है, क्योंकि राई जो है सबसे पहले उगने वाली जो है फसल होती है। और जहाँ पर राई अच्छी उगती है तो उससे इसको पता लग गया कि यहाँ पर जो है दुर्ग क्या है, मिट्टी से बना हुआ है। और वो क्या करता है कि फिर वहाँ पर आक्रमण करके वो दीवार वहाँ से तोड़ देता है और दुर्ग के अंदर चला जाता है। तो ये यहाँ पर जो है होता है। विश्वासघाती थे दहिया सरदार बीका, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जो है जब युद्ध होता है तो फिर केसरिया करते हैं कानड़ देव और जौहर करते हैं फुल कंवर। और केसरिया जौहर तो इसको हम क्या कहेंगे, साका कहेंगे। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ जीत जाता है तो इसका नाम बदल कर जलालाबाद कर देता है और यहाँ पर जो है अलाई मस्जिद का निर्माण करवाता है। इसी के साथ फिरोज़ा मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। कुछ स्रोत हैं जिससे हम ये बात कह रहे हैं, तो एक तो है कानड़ देव प्रबंध जिसकी रचना करने वाले हैं पद्मनाभ, एक है नैणसीरी ख्यात जिसकी रचना करने वाले हैं मोणोद नैन सिंह। अगली है तीर्थकल्प, ये लिखी है जीनभद्र सूरी के द्वारा। और तारीख़ फरिश्ता जो इसके लेखक है वो है मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ठीक है। अब राजपूत के जो है राजपूताना में अगर देखे जाए शाखे कितने हुए तो 11.5 शाखे हुए हैं। और 11.5 शाखे जो हैं वो कहाँ हुए हैं, एक तो आपका रणथंभौर में, 3 आपके चित्तौड़ में हुए हैं, 2 सिवाड़ा में हुए हैं, 1 जालोर में, 2 गागरोन में, और 2.5 शाखे जो है वो आपके कहाँ होते हैं, जैसलमेर में। आधा शाखा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है 2 और आधा ऐसे क्योंकि यहाँ पर जो है केसरिया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता है, जौहर नहीं होता है महिला द्वारा, इसलिए इसको हम 2.5 शाखा कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं जालोर की, और जो गुजरात अभियान है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था कि जो गुजरात अभियान की बात करते थे जीनभद्र सूरी, इनकी पुस्तक है तीर्थकल्प। इसमें कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था, 1298 की बात है, तो उस समय इसने जो है जब ये जालोर होकर निकल रहा था, दिल्ली से जो जालोर होकर जो है गुजरात की तरफ रास्ता
होता है तो इधर जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो है रास्ता मांगता है कानड़ देव से, लेकिन कानड़ देव मना कर देते हैं कि तुर्क जो है वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, गायों का वो मारते हैं, इसलिए हम रास्ता नहीं देंगे। और ये क्या करते हैं, रास्ता नहीं देते हैं। फिर बाद में ये जो है कहाँ से निकल कर आते हैं, ये मेवाड़ होकर आते हैं, लेकिन मेवाड़ में भी है ना इनसे जो है वसूली की जाती है। तो जैसे तैसे करके ये जो है अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुँच जाता है, गुजरात पहुँच जाता है। ठीक है, अब गुजरात पहुँचने के बाद ये जो है सोमनाथ मंदिर को लूटता है और वापस से ये दिल्ली की तरफ रवाना होता है। लेकिन जब ये दिल्ली की तरफ रवाना होता है और इसका पता कानड़ देव वीरम देव को चलता है, तो ये इनकी सेना पर एकदम से जो है धावा बोल देते हैं और पूरी सेना को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और जो सोमनाथ मंदिर से लूटकर जितना भी धन लाए थे वो सारा ये ले लेते हैं। और जो शिव मंदिर के जो टुकड़े ये लेकर आए थे, जिसको ये मांस तोलने के लिए ले जा रहे थे, उनको ये यहाँ से इनसे छीन लेते हैं और अलग अलग मंदिरों में स्थापित करवा देते हैं। एक तो ये हिस्ट्री है इनकी। और इसके बाद एक और इसमें ये है कि जब इनके बीच में संधि हो जाती है और संधि होने के बाद जो है वीरमदेव दिल्ली दरबार में चले जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर जो है इनकी पुत्री थी अलाउद्दीन खिलजी की फ़िरोज़ा, वो इनसे वीरमदेव से जो है प्रेम करने लग जाती है। लेकिन वीरमदेव वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, और दोहा बोलते हैं कुल लांजे भाटिया मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान मेजू परनो तुड़कड़ी तोलटोगे भान, ये दोहा वो बोलते हैं। तो ये हिस्ट्री है। और फिर बाद में ये युद्ध करते हैं और वीरमदेव क्या होते हैं, युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि वीरमदेव की जो है सर को लेकर जो है वापस दिल्ली ले जाया जाता है। तो वहाँ पर जो फ़िरोज़ा जो है वो यमुना में कूदकर जो है क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है और वीरमदेव का भी जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ एक और यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि परमार भोज जो होते हैं वो यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाते हैं, जिसको जो है अलाउद्दीन खिलजी तुड़वा कर क्या करता है, तोप खाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो तोप खाना मस्जिद जो है वो भी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर बनाई गई है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है, थोड़ी सी आप ध्यान रखें जालोर के बारे में, जालोर के चौहान वंश के बारे में।